सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम मनोविज्ञान के टॉप 10 एमसीक्यूज की बात करेंगे। और ये जो प्रश्न है वो रीड के साथ साथ जो मुख्य परीक्षा होगी, जो मेन एग्जाम होगा, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेन एग्जाम में अपने साइकोलॉजी के 10 प्रश्न आएंगे, 20 नंबर की साइकोलॉजी आएगी। आगे बात समझ में। और साथ ही साथ ये लेवल 1 और लेवल 2 के अभ्यर्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोनों ही प्रकार के जो अभ्यर्थी हैं उनके सब के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बात समझ में। तो बिना टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न है, परीक्षा का समय पूरा होने से पहले प्रश्न पत्र के 2 प्रश्न बच गए और टाइम पूरा होने में 5 मिनट रह गए, तब स्थिति डैश 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 की होगी। मतलब मान लिया कि अपन कोई एग्जाम देते हैं और उस एग्जाम में 5 मिनट का समय शेष बचा है और 2 प्रश्न पूरे बच गए हैं। अब उनको सही तरीके से हल करके आंसर भरना है, गोले भरने हैं, मान लिया। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या महसूस करेंगे? देखो, ऑप्शन ए है तनाव, ऑप्शन बी है दबाव, ऑप्शन सी है कुंठा, ऑप्शन डी है दुश्चिंता और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, दबाव। देखो, ये स्थिति दबाव वाली स्थिति होगी। आगे बात समझ में, इसको अपन दबाव कहेंगे। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। ऑप्शन ए है सीजर लाम्ब्रासो, ऑप्शन बी है जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन सी है CW बियर्स, ऑप्शन डी है डेनियल गोलमैन और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, मानसिक स्वास्थ्य शब्द का सबसे पहले जो उपयोग किया था वो किया था अपने CW बियर्स ने। किसने किया था? CW बियर्स ने। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, क्रो एवं क्रो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, क्रो और क्रो के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है उनके अनुसार प्रतिभाशाली बालक 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है तथा जो सामान्य दर्जे के बालकों से सभी बातों में श्रेष्ठ होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ऑप्शन सी है 1 एवं 2 दोनों। और ऑप्शन डी में है ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है तथा जो सामान्य दर्जे के बालकों से सभी बातों में श्रेष्ठ होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं। और ऑप्शन ए में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, इसमें सही कथन कौन सा नहीं है उसकी अपने को पहचान करनी है। तो देखो, क्रो एंड क्रो के अनुसार जो प्रतिभाशाली बालक होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, ये कथन सही है। ऑप्शन बी में है ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है तथा जो सामान्य दर्जे के बालकों से सभी बातों में श्रेष्ठ होता है, उनको प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। बिल्कुल ये कथन भी सही है। ऑप्शन सी में 1 एवं 2 दोनों। तो ऊपर वाले जो दोनों कथन है वो तो सही है, तो ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। और डी में ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, नहीं। क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालक कौन होता है? जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है वो होता है। इसलिए जो कथन डी है वो फिर गलत ही होगा आपका। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा एक प्रकार है वो विशिष्ट बालकों का नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है समस्यात्मक बालक, ऑप्शन बी है प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन सी है विकलांग बालक, ऑप्शन डी है ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 109 के मध्य हो, ऑप्शन ई है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, समस्यात्मक बालक, प्रतिभाशाली बालक, विकलांग बालक, इसके साथ ही साथ आपको पता है मंदबुद्धि बालक या बाल अपराधी बालक, ये सब विशिष्ट बालक होते हैं। मतलब विशिष्ट बालक उनको कहते हैं जो सामान्य बालक नहीं होते हैं। आगे बात समझ में। तो ऑप्शन ए में समस्यात्मक बालक, बी में प्रतिभाशाली बालक, सी में विकलांग बालक, ये सब तो अपने विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। अब ऑप्शन डी में क्या दे रखा है कि ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 109 के मध्य हो, तो ऐसे बालक आते हैं सामान्य बुद्धि बालकों में। और सामान्य बुद्धि बालक है वो विशिष्ट बालक नहीं होते, ये अपने को पता है। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से 109 के मध्य हो, क्योंकि ये सामान्य बालक होते हैं। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं सभी को, और वो सूचना ये है कि आप हमारे YouTube चैनल के अतिरिक्त मिलियर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पर निश्चित शेड्यूल के तहत एक निश्चित फिक्स टाइम टेबल बना हुआ है। उस टाइम टेबल के तहत रीड से संबंधित सब्जेक्ट्स जो है, ठीक है, उनके क्विज आपको डेली मिलते हैं
और उन क्विज को आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा सुदृढ़ कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो। साथ ही साथ चेक भी कर सकते हो कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी हुई है, क्योंकि प्रश्नों से अपने को पता चल ही जाता है कि भाई अभी कितनी तैयारी और करनी बाकी है या अभी अपने कितने सही हो रहे हैं, तो अपनी तैयारी कैसी है, आगे बात समझ में। और साथ ही साथ यदि ये क्लास आपको अच्छी लगे अंत तक देखने के बाद, तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है। और साथ ही साथ चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, आगे बात समझ में। और वैसे ये जो साइकोलॉजी की जो क्लास है वो मॉर्निंग में 6:05 पर अवेलेबल हो जाती है, यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डेड क्लास है, आगे बात समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोत्तम माना जाने वाला व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसकी देन है। देखो, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को अलग अलग प्रकार से अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया है। इनमें से सर्वमान्य जो वर्गीकरण है वो किसकी देन है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सेल्डन की, ऑप्शन बी है क्रेस्मर की, ऑप्शन सी है जुंग की, ऑप्शन डी है आल्पोर्ट की और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी जुंग की। देखो, जुंग या जिसको अपन बोलते हैं युंग, तो जुंग या युंग ने व्यक्तित्व के आधार पर व्यक्तियों को कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था। आगे बात सुन, कितने प्रकार का व्यक्तित्व बताया, 3 प्रकार का, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी प्रकार का। और यही जो वर्गीकरण वो वर्तमान में सर्वोत्तम रूप से माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुक्त साहचर्य परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन है, मतलब जो मुक्त साहचर्य परीक्षण है उसके बारे में कुछ कथन दे रखा है, इनमें से जो कथन सही है उसकी अपने को पहचान करनी है। कथन देखते हैं। पहले ऑप्शन ए में है, इस विधि के प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड थे और इसका विकास युंग ने किया था, बिल्कुल सही बात है। देखो, मुक्त शास्त्रीय परीक्षण जो विधि है उसके प्रवर्तक माने जाता है आपके सिगमंड फ्राइड। कौन माना जाता है, सिगमंड फ्राइड माना जाता है। जबकि इसका जो विकास है, इस विधि को डेवलप करने का कार्य किसने किया था, युंग ने किया था, आगे बात समझ में। अगला ऑप्शन है बी है, इसका प्रयोग मानसिक रोगियों हेतु किया गया था, बिल्कुल सही बात है। प्रारंभ में इस विधि का उपयोग है वो मानसिक रोगियों की मनोचिकित्सा के लिए किया गया था। आगे देखो, जिसमें मनोचिकित्सक द्वारा मानसिक रोगी को सम्मोहित कर अर्धचेतन अवस्था में लाया जाता है, फिर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे अंतर्मन में छुपी भावना प्रकट होती है। देखो, इस विधि में क्या किया जाता है, एक मनोचिकित्सक एक मानसिक रोगी को कुछ ऐसी बातें कहता है, इस प्रकार से बहलाता फुसलाता है कि वो सम्मोहित हो जाता है, और फिर उसके अर्धचेतन मन में जो भी इच्छाएं दबी रहती है, जो भी विचारधाराएं, जो भी बातें वो अर्धचेतन मन में व्याप्त होती है, वो प्रकट कर देता है। इस प्रकार से उस मनोचिकित्सक को ओरिजिनलिटी है या उसके बारे में पूर्ण रूप से सही जानकारी मिल जाती है। आगे बात समझ में। अगला है, मनस्तापी बालकों के कुसंयोजन के कारणों के निदान एवं उपचार में ये विधि उपयोगी है, बिल्कुल ये भी बात सही है। जो मनस्तापी जो बालक होते हैं उनके कुसंयोजन के कारणों को जानने और निदान में उपचार करने में ये विधि काफ़ी उपयोगी है, इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन है वो सही है। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट स्किनर, नहीं ये तो गलत है, पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट स्किनर ने नहीं किया था। ऑप्शन बी है बार प्रेसिंग ऑपरेटर्स थार्नडाइक, नहीं ये भी गलत है, बार प्रेसिंग ऑपरेटर्स थार्नडाइक ने नहीं किया था, है ना। और ऑप्शन सी में उपयुक्त दोनों, तो उपयुक्त दोनों तो गलत है। प्रश्न में पूछ रहा कौन सा सही है, ऑप्शन डी देखो क्या है, ऑप्शन डी में है पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट थार्नडाइक, बिल्कुल सही है। पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट किसने किया था, थार्नडाइक ने किया था। और आपके जो बार प्रेसिंग ऑपरेटर्स जो है वो किया था स्किनर ने, किसने किया था, स्किनर ने किया था। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट थार्नडाइक ने किया था। बाकी जो ए और बी है उसमें उल्टा लिखा गया है, पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट तो थार्नडाइक ने किया और बार प्रेसिंग ऑपरेटर्स संबंधी जो उपयोग है वो जो प्रयोग है वो किसने किया था, स्किनर ने किए थे। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक या प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कुर्ट लेविन, ऑप्शन बी है इब्राहिम मैस्लो, ऑप्शन सी है कार्ल रोजर्स, ऑप्शन डी है मैक्स वर्दिमर, ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, कार्ल रोजर्स। कार्ल रोजर्स ने अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत प्रस्तुत किया था। 9वां प्रश्न है,
किस अवस्था में बालक माता पिता की छत्र छाया से निकलकर सामाजिक होना चाहता है? मतलब विकास की कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बालक माता पिता की शरण में नहीं रहना चाहता है, फिर वो माता पिता से दूर रहना चाहता है और सामाजिक होना चाहता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन ई में अनुत्तर प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में जो बच्चा होता है वो माता पिता की शरण को छोड़कर, उनकी छत्र छाया को छोड़कर सामाजिक होने की ओर प्रवृत्त होता है। आगे बात समझ में। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, एक बालक हैरी पॉटर का नवीन उपन्यास पढ़ रहा है, तभी उसके साथी आकर कहते हैं कि पसंदीदा सितारे की मूवी देखने चलो, वह निम्न स्थिति का शिकार हो जाएगा। मतलब है एक बालक है जो हैरी पॉटर का नवीन उपन्यास पढ़ रहा है, नया उपन्यास है और उसको उपन्यास पढ़ने में रुचि है, तभी तो वो उपन्यास पढ़ रहा है। तभी उसके साथ आकर बोलते हैं कि फेवरेट हीरो की फिल्म लगी है, चलो फिल्म देखने के लिए चलते हैं। तो फिल्म का भी उसको शौक है और उपन्यास पढ़ने का, नोवेल पढ़ने का भी उसको क्या है, शौक है। तो दोनों स्थितियाँ उसकी पसंदीदा है। अब दोनों में से एक को उसको सिलेक्ट करना है, दोनों स्थितियों में से एक स्थिति को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति किसका शिकार हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बगनासा, ऑप्शन बी है कुंठा, ऑप्शन सी है अंत्यद्वंद, ऑप्शन डी में है तनाव और ऑप्शन ई में अनुत्तर प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी अंत्यद्वंद। देखो दो स्थितियों में से एक स्थिति को चुनना होता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अंत्यद्वंद का या अंतर्द्वंद का शिकार हो जाता है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आगे बात समझ में? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में 6:05 में साइकोलॉजी के नए प्रश्नों की नई क्लास के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।